इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टीज अपनी पैठ जमाने में लगी हुई हैं। यूपी में बीजेपी की योगी सरकार को हटाने के लिए विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी भी तैयारियों में लगी हुई है। मंगलवार को अचानक यूपी की राजनीति में शर्मा जी की चर्चा होने लगी। शर्मा जी के बीजेपी में शामिल होने और योगी सरकार में अहम जिम्मेदारी को लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार बेहद गर्म होने लगा। लेकिन इसी बीच इन अटकलों पर उस वक्त विराम लग गया जब अरविंद कुमार शर्मा की राजधानी लखनऊ में बीजेपी में एंट्री हो गई। ये शर्मा जी कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी IAS ऑफिसर अरविंद कुमार शर्मा हैं, जिन्होंने VRS यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। कहा यह जा रहा है कि अब यूपी की राजनीति में उनकी एंट्री हो गई। इसके बाद से यहां की पॉलिटिक्स बदल सकती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि अरविंद कुमार शर्मा को योगी सरकार एक अहम जिम्मेदारी दे सकती है। बीजेपी में शामिल होने के बाद AK शर्मा का यह कहना है कि वो जो भी उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते आपको। कर रहे हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। जो भी उम्मीदें हमसे होंगी उन पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। राष्ट्र के प्रति हमेशा हम समर्पित रहे हैं। माननीय साहब का भी हम हाथ मजबूत करते रहेंगे। तो सुना आपने AK शर्मा को, और अब जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं कि एक अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं और वो जो करीबी रिश्ता है, कितना करीबी इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि CMO से लेकर PMO तक साथ रहे AK शर्मा। 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS अफसर हैं। उन्होंने 2001 से लेकर 2013 तक नरेंद्र मोदी के साथ काम किया। उस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जब मोदी CM रहे तो वह उनके साथ CMO में रहे। नरेंद्र मोदी PM बने जब, तो अपने साथ अरविंद कुमार शर्मा को PMO लेकर आ गए। 2014 में PMO में संयुक्त सचिव के पद पर रहे। उसके बाद प्रमोशन पाकर सचिव बने। और ये भी बात कही जाती है कि कोरोना वायरस संकट की वजह MSME की स्थिति काफी खराब हो गई थी उस वक्त पे। उस वक्त में भी इन्होंने तमाम तरह के कदम उठाए। इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रम MSME मंत्रालय में सचिव के पद पर इन्हें वहां पर भेजा गया और उस वक्त भी इन्होंने अहम जिम्मेदारी का निर्वहन किया। लेकिन अब सियासत में एंट्री हो गई है और इस एंट्री के बाद अब किस तरीके से यहां से उनका सफर शुरू होता है वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आपको ये बताते चले कि 2022 में अरविंद कुमार शर्मा का रिटायरमेंट होना था, लेकिन सोमवार को ही उन्होंने अचानक VRS ले लिया, यानी कि अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति उन्होंने ले ली। पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट क्लास के मास्टर डिग्री प्राप्त ब्यूरोक्रेट शर्मा का जन्म यूपी के मऊ जिले में 11 अप्रैल 1962 को हुआ था, यानी कि जन्मभूमि यही यूपी। लेकिन क्या आने वाले वर्षों में यहीं से ये कर्म भूमि के तौर पर और सियासत की कर्म भूमि के तौर पर अब ये जुड़ जाएगा प्रदेश, वो भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कयास ये है कि इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, एक बड़ी भूमिका मिल सकती है और मिशन 2022 को लेकर बीजेपी जिस तरीके से तैयारी कर रही है उसमें इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये तमाम तरह के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब अगली पारी राजनीतिक तौर पर किस तरीके से होगी AK शर्मा की, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल वो बीजेपी में शामिल हो गए और सियासी गलियारों में यहां से हलचल बढ़ गई है। हालांकि देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी किस तरीके से इन्हें किस तरीके से जिम्मेदारी देती है, किस रूप में इन्हें वहां पर जिम्मेदारी दी जाती है, वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि MLC चुनाव भी है और उसको देखते हुए भी जो कदम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया गया है उसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी निकटता है
और इस वजह से इसकी प्रबल संभावना है कि एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिलेगी और प्रशासनिक दक्षता की वजह से हो सकता है, संभव है कि आने वाले कुछ वर्षों में इन्हें आगे भी एक बड़ी जिम्मेदारी बतौर मंत्री भी मिल सकती है। लेकिन ये महज बस कयास है। एक बार फिर से सुनिए कि जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना, ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। जो भी उम्मीदें हमसे होंगी उन पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। राष्ट्र के प्रति हमेशा हम समर्पित रहे हैं। माननीय साहब का भी हम हाथ मजबूत करते रहेंगे। तो अभी आपने सुना उन्हें, जिन्होंने ये कहा है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में कितना फायदा होगा और विपक्ष जो है वो अब इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाएगा, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मौजूद है राघवेंद्र सिंह, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी आपका। मेरे साथ मौजूद है लक्ष्मी नारायण, आप एक्स IPS है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी भी इस वक्त बने हुए हैं। मैं तमाम गेस्ट के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले विजय मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी 2022 चुनाव को लेकर, MLC चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। और ऐसे में सियासत में एंट्री हुई है AK शर्मा की। हालांकि यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन कर्मभूमि के तौर पर किस तरीके से वो आगे से यहां पर राजनीतिक सफर की शुरुआत करेंगे, विजय? बिल्कुल, अगर बात करें हम अरविंद कुमार शर्मा की, तो गुजरात कैडर के ये IAS हैं और काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने गुजरात में अपनी सेवाएं दी थी। उस समय जब मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी वहां पर काम कर रहे थे, और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाले थे तो इन्हें डिप्यूटेशन पर केंद्र में भी भेजा गया था। वहाँ पर भी इनका जो कार्य था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था और काफ़ी उनके नज़दीकी माने जाते हैं, काफ़ी नज़दीकी अधिकारियों में माने जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उनके साथ में थे, चाहे गुजरात में उनके साथ रहना हो या फिर केंद्र में रहना हो। उन दोनों ही समय पे लगातार उनके साथ रहे। हालांकि 2022 में उनका रिटायरमेंट था और अभी समय उनके पास करीब 2 साल का था, लेकिन उसके पहले ही वो अपने कर्मभूमि से संन्यास लेकर के उन्होंने राजनीति में एंट्री की। आपको बता दें कि जिस दिन उन्होंने यहाँ पर VRS लिया, उसके दूसरे दिन से ही चर्चाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई। 11 तारीख को उनका VRS था और 12 तारीख को ही इन बातों को लेकर के चर्चाएं आम हो गई कि बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश की राजनीति से उनकी एंट्री होगी। और ये चीज़ आज साफ तौर से देखने को मिली कि आज उन्होंने यहाँ पर बाकायदा भाजपा में विधिवत वो शामिल हुए। और जिस तरह से अभी आपने उनका बयान भी देखा कि किस तरह से वो कह रहे थे कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी उन्हें देगी उसको वो पूरी तरह से निभाएंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी उन्हें दी जानी है वो उन्हें पहले ही दी जा चुकी है। यानी उन्हें यहाँ पर आकर के क्या करना है, उनका क्या पद होगा, किस तरह से वो एंट्री करेंगे भाजपा में और किस तरह से भाजपा में उनका आगे राजनीतिक सफर होगा, वो चीजें बिल्कुल तय हो गई हैं। भाजपा में किसी भी तरह से अगर बात की जाए तो विधान परिषद में जगह पाना या फिर उसके बाद में जो राजनीतिक सफर होता है, काफी कहा जाता है काफी मेहनत के बाद मिलता है। लेकिन जिस तरह से सिर्फ आप सिर्फ एक आधिकारिक रूप में अपना जीवन किए हो, तो ये चीज बिल्कुल आम हो गई है कि आगे उन्हें आने वाले समय में क्या पद मिलने वाला है, उनकी किस तरह से यहाँ पर राजनीतिक एंट्री रहेगी, उनकी किस तरह से यहाँ पर उन्हें कार्यशैली में रखना है और कैसे उन्हें आगे उत्तर प्रदेश में काम करना है, ये चीजें बिल्कुल साफ तौर से दिखाई भी दे रही हैं। आज के राजनीतिक जो ज्वाइनिंग थी वो मंच पर साफ तौर से दिखी कि किस मजबूती के साथ उन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग की। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान जो कि उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं वो यहाँ पर मौजूद दिखे। इसके अलावा डिप्टी CM दिनेश शर्मा भी मंच पर मौजूद दिखे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मंच पर मौजूद रहे और उस समय उनकी ज्वाइनिंग हुई। हालांकि ज्वाइनिंग के समय काफी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे जो कि महानगर और आसपास के ही कार्यकर्ता थे। तो एक राजनीतिक हैसियत या कहा जाए एक राजनीतिक वर्चस्व है वो अरविंद कुमार शर्मा का साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आप प्रधानमंत्री जी के नजदीकी हैं तो वो चीजें उन्हें साफ तौर से यहाँ पर वो स्टेटस भी उनका यहाँ पर साफ तौर से दिखा और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो चीज और साफ होती हुई दिखेगी। यानी विधान परिषद में जगह बिल्कुल तय मानी जा रही है। आप बात कह रहे हैं विजय, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरों का आपने जिक्र किया, देखिए तमाम लोग होते हैं वो पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन आज जो निकटता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, वो भी हमने देखा आज किस तरीके से उन्हें CMO से लेकर वो PMO तक पहुंचे। लेकिन जो उनकी राजनीतिक हैसियत होने वाली है उसका अंदाजा इसी तस्वीर से लगाया जा सकता है, जहां पर जब उन्हें शामिल कराया गया तो वहां पर खुद डेप्यूटी CM मौजूद थे।
यानी कि संकेत यहां से साफ है। मैं वापस लौटूंगी विजय आपके पास, लेकिन यहीं से आगे बढ़ते हुए राघवेंद्र जी मैं आपके पास अब आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी, लगातार आप लोग पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं, लगातार तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अरविंद शर्मा को लाने का मतलब और इसके पीछे की सोच क्या है और आने वाले दिनों में किस तरीके से उनकी भूमिका हम देख पाएंगे? देखिए प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में हमेशा रहती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 365 दिन लगातार समाज में रहती है। हमारे वार्ड अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष, सभासद से लेकर के सांसद तक सभी समाज में रहते हैं। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव मोड में आ चुकी है, ये हमें लग रहा उचित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के संपर्क में रहती है और सतत प्रयास करती है। मेरा सतत अभियान रहता है। हम लोग सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे के साथ लगातार 2014 से लेकर के आज तक काम कर रहे हैं। इससे पहले भी लगातार हम काम करते रहे हैं। रही AK शर्मा की बात, प्रिया जी वो बहुत बेहतर व्यक्ति हैं, ईमानदार छवि के IAS रहे हैं। इनकी जो छवि है लगातार बहुत बेहतर व्यक्त की रही है, लगातार उनके काम करते रहे हैं अपनी ईमानदारी छवि के साथ, और वो हमारी विचारधारा से काफी दिनों से प्रभावित थे। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, उनका स्वागत है। उनकी जो है योग्यता का लाभ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लेना चाहेगी। इसी विश्वास के साथ आप आगे आने वाला समय जो शर्मा जी का बेहतर हो, इसके लिए मैं कामना करता हूँ। राघवेंद्र जी, यहाँ पर क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि देखिए MLC चुनाव भी है, ये भी एक कदम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का कि अरविंद शर्मा को इस वक्त पर खासतौर पर सियासत में उनकी एंट्री हुई है, पार्टी में एंट्री हुई है। नहीं, ये कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वो प्रभावित है, सिर्फ इतना। वो एक बेहतर व्यक्ति है, सिर्फ इतना। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, सिर्फ इतना। उनकी योग्यता का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी, सिर्फ इतना है। इसके अलावा कोई हमारा निर्णय नहीं है कि उनको MLC बनाया जाएगा या क्या बनाया जाएगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते आज शपथ ग्रहण की है, उनका स्वागत है। चलिए ठीक है, भले राघवेंद्र जी आपने खुले तौर पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो तस्वीर है जिसका जिक्र विजय भी कर रहे थे, ये संकेत जरूर देती है कि आने वाले वक्त में कुछ अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ ex-IPS ऑफिसर लक्ष्मी नारायण भी मौजूद हैं। मैं आपसे यही समझना चाहूंगी सर, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि राजनीति में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है और हर एक क्षेत्र के जो लोग हैं वो राजनीति से जुड़ते आए हैं और कई जगहों पर कई तरीके के एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास। लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी, जो व्यक्ति जिसको इतना अनुभव हो, वो व्यक्ति जब एक नए सफर की शुरुआत करता है, हाल में हमने देखा कि बिहार का हमारे पास एग्जाम्पल है, गुप्तेश्वर पांडे भी JDU में शामिल हो गए थे चुनाव से ऐन पहले। अब अरविंद शर्मा का चुनाव में के पहले यहाँ पर शामिल हो जाना, एक IAS ऑफिसर होने के नाते, उस व्यवस्था का हिस्सा होने के नाते आप कैसे इसे देखते हैं? देखिए, जो ये हमारे अधिकारी हैं, IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं या फाइनेंस सर्विसेज के लोग हैं, इनका एंट्री एक्चुअली पॉलिटिक्स में आना बहुत ही शुभ संकेत हो क्या रहा है। आप ही जानते हैं कि पहले कितने हमारे ऐसे नेता थे जिन्होंने कक्षा 5 भी नहीं पास किया था। अभी भी कई लोग हैं ऐसे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है लेकिन राजनीति में अपना भाग्य आजमाते रहते। तो अगर हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग आएंगे, एक्सपीरियंस होल्डर आएंगे, उनको जमीन की वास्तविकता का ज्ञान होता है, क्योंकि वो बहुत से जिलों में काम कर चुके होते हैं, हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, हर प्रकार की योजनाओं के लूप होल्स भी जानते हैं। तो उनको अगर हम अच्छी जगह पर रखते हैं और उनसे हम मदद लेते हैं, उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का लाभ मिलता है, तो ये समाज के लिए हमेशा हितकारी ही साबित होगा। ठीक है, अब मैं विजय आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से लक्ष्मी नारायण सर ने इस बात का जिक्र किया है कि राजनीति में एक सुखद संकेत भी है, लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि सवाल यहाँ पर यही है, जिस तरीके से तस्वीरों का आप इससे पहले भी जिक्र करते हैं और प्रधानमंत्री से जो निकटता है, कि आने वाले दिनों में उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। खासतौर पर अगर हम चुनाव के संदर्भ में बात करें, 2022 की बात कर ली जाए या फिर MLC चुनाव को देखते हुए बात कर ली जाए, आप किस तरीके से इसे देख पा रहे हैं, आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं विजय?
देखिए, एकदम अगर कहा जाए तो तस्वीरें बिल्कुल साफ है। भले ही भाजपा के प्रवक्ता इस बात को बोल ना पा रहे हों, जी। और जाहिर सी बात है कि उनकी भी एक सीमा है बोलने की। उन्हें भी पता है कि कहाँ तक, किस लाइन तक बोलना है और किस लाइन पर उन्हें चुप हो जाना है। मैं आपको बता दूं कि अरविंद कुमार शर्मा की इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले भी उनकी क्या स्थिति है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी के नजदीकी हैं, अमित शाह जी के नजदीकी हैं, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा निर्भर करती है केंद्र में सरकार बनाने को लेकर के। और केंद्र में सरकार जब भी बनती है उसमें बड़ी महती भूमिका होती है उत्तर प्रदेश की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति थी, यानी कहा जाए चाहे मुख्यमंत्री या फिर बंसल जी के बीच की जो स्थिति है उसको खुले रूप से भले ही कोई स्वीकार न करे, तो एक जो पावर बैलेंसिंग जो था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जगह पर लाने की बात कही जा रही थी। तो ये बिल्कुल अरविंद शर्मा जी को ला करके वही किया गया है। यहाँ पर न सिर्फ संगठन बल्कि सरकार के भी अब काम काजों में बाकायदा उनका इंटरफेरेंस आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, संगठन में भी कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव से लेकर के आपको बता दें कि महत्वपूर्ण पदों में जो एक अंतिम निर्णय रहेगा उसमें भी कहीं ना कहीं उनका एक कहा जाए इंटरफेरेंस बिल्कुल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ यही है कि यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है, यहाँ पर सरकार की जो स्थिति है, उसकी जो जानकारी है वो कैसे अब वहां तक पहुंचेगी, उसका एकमात्र सिरा ये माना जा रहा है कि अरविंद कुमार शर्मा है, जो कि उत्तर प्रदेश के तमाम चीजों की जो जानकारी है वो वहां तक पहुंचाने में एक महती भूमिका के रूप में यहाँ पर काम करेंगे। 2 साल के अपने कार्यकाल को छोड़ करके उन्होंने वीआरएस लिया है। शायद ही ऐसी कोई चीजें आपको देखने को मिले कि कोई 2-2 साल की अपनी टाइमिंग को छोड़ करके वीआरएस ले ले। इसके पहले भी ऐसा नहीं है, आईपीएस ब्रजलाल भी शामिल हुए थे, लेकिन वो भी अपने कार्यकाल को पूरा कर करके भाजपा में शामिल हुए थे, भले ही इस समय राज्यसभा सांसद हैं। तो अगर आप अपने ऐसे किसी महत्वपूर्ण कार्य को या अपने ऐसे जॉब को आप छोड़ करके जाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण एक योजना होती है, और उसी योजना के तहत ही कहा जा रहा है कि अरविंद कुमार शर्मा की यहाँ पर एंट्री हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इससे कई लोगों की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति दोनों ही समीकरण यहाँ पर बदलेंगे, कुछ नए समीकरण अब तैयार होंगे, और इसकी कहीं ना कहीं बहुत जरूरत भी मानी जा रही थी जो हालात इसमें उत्तर प्रदेश में चल रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि इसमें भाजपा का इसमें काफी अच्छा दौर गुजर रहा है, अच्छी उनके रिजल्ट्स हैं, अच्छी उनकी सीटें हैं। ये भी माना जा रहा है कि एक बार फिर से जो पॉलिटिकल स्थिति है वो भाजपा के पक्ष में दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो एक आंतरिक स्थिति थी उसको लेकर के जो एक यथा स्थिति वहां पर पहुंचनी थी, सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे। तो अब एक यथा स्थिति यहाँ पर मुझे लगता है कि अरविंद कुमार शर्मा ही होंगे जो इस पूरी यथा स्थिति को वहां तक ले जाएंगे कि क्या एग्जैक्ट बातें हैं, कौन से लोग अब यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाले हैं और कौन से लोग महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं रहने वाले हैं। उस स्थिति में अरविंद कुमार शर्मा है, और यही वजह है क्योंकि ज्वाइनिंग बहुत सारी होती रहती है, बहुत सारे लोगों को विधान परिषद मिलता है। आपको बता दें कि 4-4 पीढ़ियां गुजर गई हैं यहाँ पर जिनको पार्षद भी नहीं बनाया गया है यहाँ पर भाजपा में। और अगर आप किसी महत्वपूर्ण पद पर जा रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका में जा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन सीधे प्रधानमंत्री से है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन नरेंद्र मोदी जी से है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन अमित शाह जी से है। और यही वजह है कि अरविंद कुमार शर्मा की ज्वाइनिंग को लेकर के पूरे प्रदेश में हलचल है, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। जैसे ही उन्होंने 11 तारीख को वीआरएस लिया था उसके बाद से ये चर्चा आम हो गई थी कि यहाँ पर कुछ नया होने जा रहा है, ज्वाइनिंग होने जा रही है। और आपको बता दें कि मंत्रिमंडल रीशफल की बात जो रुकी हुई थी उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि इस विधान परिषद के सदस्यों की ज्वाइनिंग के बाद, यानी ये जो विधान परिषद चुनाव है इसके खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल रीशफल होगा, और उसमें भी एक महती भूमिका में विजय, क्या ये समझा जाए कि इस कदम से कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से आप तमाम चीजों का जिक्र कर रहे थे, जो निकटता है, जो करीबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या ये समझा जाए कि ऐसे में डायरेक्ट प्रधानमंत्री की नजरें होंगी यहाँ पर यूपी के हर एक सियासत पर, यूपी में क्या कुछ चल रहा है पार्टी के भीतर, इन तमाम चीजों को लेकर? बिल्कुल, आप आंख नाक कान कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की उनको। बिल्कुल एकदम मैं आपको कह दूं यही वजह है कि अरविंद कुमार शर्मा की जो यहाँ पर एक कहा जाए कि यहाँ पर उपस्थिति उनकी दर्ज हो रही है। हालांकि मूलतः मऊ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश को उन्होंने काफी करीब से देखा भी है, लेकिन ज्यादातर समय उनका गुजरात कैडर होने की वजह से गुजरात में ही बीता। हालांकि उसके बाद फिर उन्हें डेपुटेशन में केंद्र में बुला लिया गया था, वहां पर भी वो बड़ी अहम भूमिका में रहे, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उन्हें रखा जा रहा है। और उसका
उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आखिरी साल है, यहाँ पर भी अब कई सारे ऐसे समीकरण हैं जिसको लेकर के सब अपनी अपनी बातें वहां पर जाकर कहते थे, अलग अलग जाकर कहते थे, तो वो चीज अब यहाँ पर नहीं रह जाएगी। ये भूमिका थोड़ी सी बदलती हुई यहाँ पर नजर आने वाली है और जाहिर सी बात है कि यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर के एक हलचल तेज है कि न सिर्फ यहाँ पर आंख नाक कान, बल्कि यहाँ पर कई सारे आर्थिक मामलों में या सरकारी मामलों में और प्रदेश के पार्टी मामलों में कहीं न कहीं उनका हस्तक्षेप बढ़ने जा रहा है और उसका हस्तक्षेप का सबसे बड़ा कारण यही होगा कि कहीं न कहीं चीजें जो वहां पर दूसरे रूप में जाती थी वो अब यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ से होकर के गुजरने की बात कही जा रही है। चलिए, ये बहुत ज्यादा अहम है जिसका जिक्र अभी आप कर रहे हैं। और वही जो आपने जिक्र किया अभी विजय, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि नाक कान और आंख, और जिस तरीके से वो वहां पर काम कर रहे होंगे, जिस तरीके से वहां पर आज उनके जब उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की उसके बाद उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें दर्शाती है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं सूत्रधार के तौर पर वो जरूर नजर आने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ पंकज रस्तोगी भी जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट। रस्तोगी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यहां से अब यही उठता है, क्योंकि देखिए मिशन मोड पर पार्टीज लगी हुई, हालांकि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि देखिए बीजेपी तो शुरू से ही तैयार रहती है, बीजेपी हमेशा इलेक्शन के मोड में ही रहती है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर आप आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई यूपी से, जिस तरीके से एंट्री हुई है अरविंद शर्मा की, आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कैसे देख रहे हैं? अब आगे से किस तरीके से तस्वीर देखने को मिलेगी बीजेपी की यूपी में? देखिए, 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जी जी जी, सब बात पूरी कीजिए। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी प्रिया जी, देखिए, हाँ प्रिया जी, देखिए आगे 2022 में 2022 के चुनाव होने हैं, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के आधार पे और अपने जिस तरह के कृत्य उसने, मतलब जिस तरह का कार्यकाल 2017 से माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी कोई मौका चूकना नहीं चाहती है। इसीलिए देखिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, 7 सीटें में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी तरह से यूपी का चुनाव दोबारा रिपीट हो और यूपी में दोबारा जो है उसकी एंट्री हो। उसी कड़ी में ये AK शर्मा जो IPS रहे हैं, उनको स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी ज्वाइन कराई और ये वो VRS लेके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के बृजलाल जी भी, जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, वो मायावती जी के बहुत खास हुआ करते थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और भारतीय जनता पार्टी को शेड्यूल कास्ट वोटों का ध्रुवीकरण कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उसके बाद क्या नाम है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के चेहरे भी हैं। अभी पिछली बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। तो इसी कड़ी में ये समझ लीजिए कि ये सारी मतलब जो ये सारी चीजें हैं, ये आगे 2022 में आने वाले चुनाव के लेके हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सब चीजें हो रही। अभी आपको और भी बहुत नाम ऐसे दिखाई देंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। अन्य दलों से भी बहुत बड़े बड़े नेता आने के लिए प्रस्तावित है और उनकी बातचीत चल रही है। तो वो चीज हम लोग मीडिया में अभी उजागर नहीं कर सकते, बहुत सी चीजें ये संभावित है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से उत्तर प्रदेश से ही सेंट्रल का रास्ता जाता है और 2022 में अगर क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी की पुनः वापसी होती है, तो उसके बाद 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, वो क्या नाम है, वो इसमें सार्थक रहेगा। इसी पहल के साथ ये लोग कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। सभी समस्त प्रकार की योजनाएं, सभी चीजें, सब तरह की चीजें मतलब भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में करने के लिए आतुर है और ये सब चीजें कर भी रही है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर मैं ये समझू पंकज सर कि वापस प्रचंड जीत हो, वापस से वो जीत दर्ज की जाए, वापस से वापसी हो, यही कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की और इसी वजह से फैसला लिया गया और इस वक्त पर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लक्ष्मी नारायण आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज रस्तोगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विजय आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज से AK शर्मा के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत हो गई है, राजनीतिक सफर की शुरुआत हो गई है। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री से निकटता है, CMO से लेकर PMO तक वो पहुंचे और अब वो यूपी में पहुंचे हैं। ऐसे में यहाँ पर कयासों का बाजार बेहद गर्म के आने वाले दिनों में एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर देख लिया जाए तो बीजेपी को इससे जाहिर तौर पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर चाहे 2022 की बात कर ली जाए या फिर बात कर ली जाए एमएलसी चुनाव की, उसमें कितना फायदा होगा वो भी वक्त बताएगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।